वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा। समय आपके पास अब बहुत कम बचा हुआ है एग्ज़ाम को देखते हुए। हमने इससे पहले एक माधव श्रृंखला इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए लेकर आए थे, जिसका टारगेट था 2 मार्क्स का जो सेक्शन ए होता है उसको बहुत अच्छे से तैयार कराना। अब उसी श्रृंखला में हमने एक श्रृंखला और ऐड की है जिसका नाम है सिंघम श्रृंखला। सिंघम श्रृंखला का उद्देश्य है जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है आपके एग्जाम में, बेसिकली सेक्शन बी, जो मोस्ट प्रोबेबली आपसे न्यूमेरिकल पोर्शन ही पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये श्रृंखला लेकर आए हैं। आज इस श्रृंखला का भाग 5 हम करेंगे। इससे पहले 4 भाग हो चुके हैं, 1 बाय 1 आप करके उनको जरूर देखें। लगभग 30 और 25 मिनट के बीच की वीडियोस हर पार्ट में बनी हुई हैं। हर वीडियो में हमने 5 न्यूमेरिकल लिए हुए हैं। ये 5 न्यूमेरिकल ऐसे ही हमने नहीं लिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल हैं वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। टारगेट उसका क्या है, पहले ही वीडियो से साफ नीट एंड क्लियर है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी क्या है, किस कॉन्सेप्ट पर वो न्यूमेरिकल किस यूनिट से पूछता है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक आप इस श्रृंखला के लास्ट पार्ट पर पहुंचेंगे आपको इतनी समझ हो जाएगी कि कौन सा न्यूमेरिकल किस यूनिट से इंपॉर्टेंट है, वो आप कवर अप कर लेंगे, समझ जाएंगे। क्योंकि हमने जब लास्ट पेपर देखा है सेमेस्टर फर्स्ट का, तो उसमें वही न्यूमेरिकल एज इट इज जो मैंने वीडियोस में कराए हुए हैं बच्चों को विद वैल्यू, वही न्यूमेरिकल वहां पर रखे हुए मिले हैं। तो इस श्रृंखला का उद्देश्य जो है, अगर आप पूरी श्रृंखला देख लेते हैं तो सेक्शन बी, जो कि खुद अपने आप में 21 मार्क्स आपको दिलाकर जाता है, ठीक है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें, जिससे कि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और जो उनके अंदर डर है मन में न्यूमेरिकल्स को लेकर, वो उनका ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट नंबर 5 और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ए कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस ए 10 किलोमीटर फाइबर having a loss of 2.5 dB per kilometer. Compute the output power if the input power is 500 microwatt. अगर आपने लास्ट वाला पार्ट ही देखा होगा, पार्ट नंबर 4, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस वैल्यू ही चेंज हुई है। तो जो चीज आपको गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, गिवन दैट लेंथ आपको दी हुई है फाइबर की 10 किलोमीटर, ठीक है, लॉस डीबी पर किलोमीटर में आपको दिए हुए हैं 25, ठीक है, इनपुट पावर आपको दिया हुआ है, ये डीबी पर किलोमीटर में है, इनपुट पावर यानी कि पी इन आपको दिया हुआ है 500 माइक्रोवाट, आउटपुट पावर आपसे पूछी। ठीक है, ये आपका सिनेरियो है जो इस क्वेश्चन को बताता है। ठीक है, हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल किया था उसमें हमें पता है कि वी नो दैट लॉसेस यानी कि अल्फा डीबी पर किलोमीटर जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, 10/L, यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस 10 के साथ पी इन अपॉन पी आउट। पी इन अपॉन पी आउट कब लेते हैं, पी आउट अपॉन पी इन कब लेते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो के जो लेक्चर में हमने कवर अप किया था, या फिर हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल कवर किया था इससे रिलेटेड, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अल्फा डीबी पर किलोमीटर की बात करें तो 10/L log 10 पी इन अपॉन पी आउट, ये फॉर्मूला आपका होता है। सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो अल्फा डीबी पर किलोमीटर आपका क्या गिवन है, 25 इक्वल्स टू, ठीक है, 10/L की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, लॉग बेस 10, ये हो जाएगा आपका पी इन, क्योंकि हम माइक्रोवाट में ही रख देंगे तो आपका पी आउट भी माइक्रोवाट में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका मिल गया यहाँ पर 25 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 500 अपॉन पी आउट। ठीक, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो बेस है उसको जब हम इधर लेकर जाते हैं तो ये बन जाता है बेस की पावर 25 जो इक्वल टू में है, और इधर आपका लॉग हट जाता है, इट बिकम्स 500 अपॉन पी आउट।
ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग पी आउट इक्वल्स टू, अगर आप इसको इधर लेकर जाते हैं तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा 500 अपॉन 10⁻25, ठीक है। डीबी पर किलोमीटर में आपका यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर? एक सेकेंड, ओ सॉरी, ये बेटा 2.5 है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। 25 मैंने फिर यहाँ पर जब मैं देखी, जब अगर आप क्वेश्चन को समझकर करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है 10⁻25 होने का मतलब ही नहीं है, इतना ज़्यादा पावर का जो एटीन्यूएशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस वजह से जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि हमारा आंसर थोड़ा कहीं पे ना कहीं पर मिस्टेक हो गई है, तो वो हमें पता चल गया तुरंत कि अल्फा डीबी पर किलोमीटर हमने 2.5 की जगह पर 25 पुट कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया 500 अपॉन 10⁻2.5। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट पी आउट इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 1.58 माइक्रोवाट। तो यानी कि एटेन्यूएशन हो गया तो आउटपुट पर आपको पावर जो मिली है वो इतना मिल जाएगी 1.58 माइक्रोवाट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी एग्जाम में अगर आप ये आता है तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर 100 वोल्ट पर मीटर एंड 0.265 एम्पियर पर मीटर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखेंगे और क्या पूछा है वो लिखेंगे। तो गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर, फिर मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है 0.265 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। पूछा क्या है? मैक्सिमम एनर्जी, तो जो कि एस यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी फ्लो कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंटिंग वेक्टर हमें पता है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू पॉइंटिंग वेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो एस, मैग्नीट्यूड ऑफ एस इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्रॉस एच, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई दिया हुआ है 100 और मैग्नीट्यूड ऑफ एच दिया हुआ है 0.265, तो दैट मीन्स इट बिकम्स 25, ये 26.5 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, वोल्ट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका एनर्जी हो जाता है। मैक्सिमम एनर्जी फ्लो आपको यहाँ पर इतना देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रही है तो मैक्सिमम एनर्जी फ्लो आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। क्लियर? बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है। वैसे अगर आप देखें तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो रिलेशन होता है वो एस वेक्टर इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर होता है ना। यही हमने प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। पूरा डेरिवेशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन पोर्शन में, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल इस तरीके से यहाँ पर पूछ सकता है। देखिए इतना छोटा न्यूमेरिकल आपसे 7 नंबर में तो पूछेगा नहीं, तो ये हो सकता है न्यूमेरिकल आपको किसी न्यूमेरिकल के साथ अटैच करके दे दे या फिर ये किसी डेरिवेशन के साथ अटैच कर दे दे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? एज्यूमिंग दैट ऑल द एनर्जी फ्रॉम 100 watt lamp is radiated, 1000 watt lamp is radiated uniformly. Calculate the average value of the intensities of electric and magnetic field of radiation at a distance of 2 meter from lamp. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, यानी कि अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे एग्जामिनर का न्यूमेरिकल बनाने का तो इस यूनिट से इस वाले कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। गिवन दैट, ठीक है, सबसे पहले पावर दिया हुआ है, एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है वो 1000 हो रहा है वाट, 1000 वॉट्स है, ठीक है। फिर डिस्टेंस दिया हुआ है रेडिएशन का जिस पर हमें फाइंड आउट करना है ई और एम का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो आपसे ई का मैग्नीट्यूड पूछा है और एच का मैग्नीट्यूड पूछा है।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट जो एनर्जी फ्लो होता है, जिसको आप एस बोल लीजिए या इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोल लीजिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ रही है, वो क्या होता है, वो होता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, और पावर होती है आपकी यहाँ पर दी हुई है 1000 वॉट, और एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर दिया हुआ है 2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यू गेट एस इक्वल्स टू 19.89 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चूंकि हमें एक फॉर्मूला और पता हुआ है एस के रिलेटिव में, एस इक्वल्स टू क्या होता है, वी ऑल्सो नो दैट एस इक्वल्स टू ई एच। अभी हमने पीछे भी न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज किया है। तो अगर मैं ई एच को रखूं तो वो एस के इक्वल टू है, और एस की वैल्यू आपके पास आई है 19.89। तो ये पहली इक्वेशन हो जाती है हमारी। ठीक है, अब जब दूसरी इक्वेशन की हम बात करें तो वी ऑल्सो नो दैट हम और यह जानते हैं कि E अपॉन एच का जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी कि 377। ठीक है, जिसको हम ईटा नॉट भी बोल देते हैं, इम्पिडेंस, इसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं, है ना, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन। किस तरीके से भी आप इसको कंसिडर कर लीजिए। तो हमें कहने का मतलब ये है कि E अपॉन एच एक और रिलेशन पता है जो कि इक्वल टू होता है 377। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 2, तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 19.89 इंटू 377। और जब यहाँ से आप E की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो E इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आपका 86.6 वोल्ट पर मीटर। तो E आ गया आपके पास। अब आपसे H पूछा है, तो H आप चाहे पहली इक्वेशन से निकाल लीजिए या दूसरी इक्वेशन से। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन का यूज करें तो E अपॉन एच इक्वल्स टू होता है 377, और यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी E अपॉन 377, और E की वैल्यू हमें पता है 86.6 अपॉन 377 दिया हुआ है। तो यहाँ से H भी हमें पता चल जाएगा, H आ जाएगा आपके पास 0.2297 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है H की वैल्यू। तो आई होप आपको दोनों मैग्नीट्यूड पता चल गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। एक सेकेंड, मैं इस 2 को यहाँ पर सही से लिख देता हूँ। ठीक है, ये है आपका 2। तो ये आपकी H और E की वैल्यू आ गई जो यहाँ पर न्यूमेरिकल में पूछी गई थी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें केवल और केवल आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो आपको जो मतलब एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है EM वेव से, पावर अपॉन एरिया, यानी कि पावर की वैल्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा S में, और वो E इंटू एच इक्वल्स टू वैल्यू आपको मिलेगी। दूसरा फॉर्मूला होता है E अपॉन एच इक्वल्स टू 377। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी, फिर E की वैल्यू कहीं पर भी आप पुट कर देंगे तो H की वैल्यू वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है। आई होप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप एग्जाम में जरूर करके आएंगे, कहीं पे कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ 25 एंगस्ट्रॉम। देखिए, ये न्यूमेरिकल हम पिछली बार भी कर चुके हैं, यानी कि पीछे जो न्यूमेरिकल आपने पढ़े हैं उसमें भी आपको ये न्यूमेरिकल देखने को मिला है। तो यहाँ से अगर आपको एनर्जी लेवल यानी कि वन डायमेंशनल बॉक्स का जो न्यूमेरिकल है उसमें आपसे इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि कोई से एनर्जी स्टेट का एनर्जी लेवल आपसे पूछ लिया जाए, एनर्जी की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, या डिफरेंस पूछ लिया जाए किन्हीं दो एनर्जी के लेवल्स के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है वो हम लिखेंगे।
गिवन दैट, यहाँ पर गिवन है जो आपका ग्राउंड स्टेट है और फर्स्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट है, तो यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर एक तो 1 होने वाली है और एन की वैल्यू एक यहाँ पर 2 होने वाली है, और इन दोनों के लिए सॉरी एक सेकेंड, ये यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 होगा। तो जब n इक्वल्स टू 1 है तो E1 आपसे पूछा गया है, और जब n इक्वल्स टू 2 है तो E2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जो बॉक्स की लेंथ है वन डायमेंशनल बॉक्स की वो है 25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी। अदरवाइज आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जो हमारी अदर वैल्यूज हैं वहां पर फिर आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एल को ही चेंज कर लेते हैं, और पैरामीटर्स क्योंकि हमारे एसआई यूनिट पैरामीटर में हमें पता है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला, वी नो दैट जो एनर्जी लेवल होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल वन डायमेंशनल बॉक्स में जब आपका पार्टिकल है, वो क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ई एल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपको दो एनर्जी लेवल पूछे हैं, एक तो ग्राउंड स्टेट के लिए और एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो हम सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, देन वी गेट E इक्वल्स टू 1, और वो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ई एल स्क्वायर। और जब हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे बेटा यहाँ पर, तो E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ई एल का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो E2 इक्वल्स टू, अगर मैं 4 को अलग लिख लेता हूँ, यहाँ पर 4 मैंने लिख लिया बेटा, और इधर मैं लिख लेता हूँ एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ई एल का स्क्वायर। तो आप ये देख रहे होंगे ये वाली वैल्यू किसको इंडिकेट कर रही है, ये वाली वैल्यू इंडिकेट कर रही है E1 की वैल्यू को। तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर 4E1। तो आपको केवल एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आपसे E1 और E2 केवल वो पूछता तो आप यहाँ पर E1 फाइंड आउट करते और 4 से मल्टीप्लाई करते तो वो E2 आ जाता। ठीक है, वहीं पर हमें यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस पूछा गया है, डेल्टा E। तो डेल्टा E क्या होगा, E2 माइनस E1। ठीक है, और E2 हमें पता है क्या है, 4E1 है ना, और माइनस E1 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3E1। तो मतलब कहने का ये है, आप E1 को निकालिए, डेल्टा E जो है यहाँ पर वो 3 टाइम ऑफ E1 रहेगा। ठीक है, तो आप E1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 6.26, सॉरी एक सेकेंड, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन 8, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू एल की वैल्यू है आपके पास 25 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। जब आप E1 की वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास यहां पर वैल्यू आपको आ जाएगी 9.649 इंटू 10⁻⁻21। ठीक है, E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब जब हम डेल्टा E निकालें, वहीं पर अगर हमसे बेटा यहाँ पर E2 की वैल्यू भी अगर वो पूछे, तो E2 आपको 4E1 मिला है, तो 4E1 यानी कि 4 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए E1 की वैल्यू को। फिर से आप दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, या पूरी वैल्यूज पुट करके नहीं दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 38.596 इंटू 10⁻⁻21, और यहाँ पर हम यूनिट लिखना भूल गए, जूल, और ये भी आपकी यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक है, और चूंकि एनर्जी डिफरेंस कितना है, 3 टाइम्स ऑफ E1 है, तो 3 इंटू 9.649 इंटू 10⁻⁻21, तो डेल्टा E की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ से 18 पॉइंट, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं अभी पहले जूल में ही आपको दिखा देता हूँ लिख के, ये हो जाएगा 28.947 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, तो डेल्टा E की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये हो जाती है। तो
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा ई आपने कैसे यहाँ पर फाइंड आउट किया है। और यहीं पर अगर कोई सा भी एनर्जी लेवल आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लेता है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रो वोल्ट में। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है। अगर रेस्ट्रिक्शन के साथ आपसे आंसर पूछा जाता है, मतलब यहाँ पर तो हमें एनर्जी निकालनी है, तो चाहे आप जूल में निकाल लीजिए चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि जूल में ही बताइए या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताइए, तब फिर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इस E की वैल्यू को, जो कि जूल में आई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? न्यूटन्स रिंग्स आर ऑब्जर्व इन द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 5900 एंगस्ट्रॉम। न्यूटन्स रिंग्स जो हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं कब? रिफ्लेक्टेड लाइट में, जिसकी वेवलेंथ है 5900 एंगस्ट्रॉम। द डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग इज 0.5 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है 10th रिंग का, और वो रिंग कैसी है? डार्क रिंग है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। तो क्या क्या चीजें गिवन है? सबसे पहले हम वो लिखेंगे, गिवन दैट, यहां पर गिवन है बच्चों आपको लैम्डा की वैल्यू 5900 एंगस्ट्रॉम। यू कैन ऑल्सो राइट 5900 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फिर आपको एन की वैल्यू दी हुई है 10, यानी कि 10th, और ब्रैकेट में आप इस पे यहाँ पर मेंशन कर ले डार्क, क्योंकि आप ब्राइट का फॉर्मूला ना लगा दें, इसलिए यहाँ पर डार्क लिखना जरूरी है। ठीक है, वो जो डायमीटर है किसका? 10th डार्क रिंग का, वो कितना दिया हुआ है बच्चों? वो दिया हुआ है 0.50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने मीटर में कन्वर्ट करा है, ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। 0.005 सेंटीमीटर का हो गया अभी मीटर। ठीक है, 100 से आपने, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से आपने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया 10th डार्क रिंग का। अब आपसे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर वी नो दैट फॉर nth डार्क रिंग, nth डार्क रिंग के लिए जो डायमीटर रेडियस होता है वो कितना होता है? आर एन का स्क्वायर इक्वल्स टू एन लैम्डा आर, या फिर आपने पढ़ा होगा डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर। कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए चाहे ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्योंकि डी एन इक्वल्स टू होता है आर एन बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको डी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो फॉर 10th डार्क रिंग, फॉर 10th डार्क रिंग n इक्वल्स टू 10, देन आपका d10 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 10। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 5900 इंटू 10⁻⁻10, और r आपसे पूछा है, तो हम यहाँ पर d10 यानी कि जो डायमीटर दिया हुआ है 10th डार्क रिंग का, वो भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0.005 का होल स्क्वायर, और सारी वैल्यूज इसके अपॉन में आ जाएंगी। ये हो जाएगा 40 इंटू 5900 10⁻⁻10 इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो ये आर यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो देन वी गेट आर इक्वल्स टू लगभग 1.059 मीटर। तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इतना आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे जब आपसे न्यूटन्स रिंग में किसी पर्टिकुलर रिंग का डायमीटर दिया हो या रेडियस दिया हो, उस वेवलेंथ पर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर वो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो पैरामीटर अदर्स देकर कुछ भी पूछ सकता है, डायमीटर भी पूछ सकता है कोई से रिंग का, लैम्डा की वैल्यू भी पूछ सकता है उसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछ सकता है जो यहाँ पर पूछा गया है, और सारी पैरामीटर्स देकर नंबर ऑफ रिंग कौन सी बन रही है वो भी यहाँ पर पूछ सकता है।
ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 25 आपका यहाँ से हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये आज का क्वेश्चन लास्ट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस श्रृंखला का आज पार्ट नंबर 5 हमने किया है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल आपके लिए हो रही है या नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल का जो डर है उसको लेकर आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और उससे आपको पता भी चल रहा होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन कौन सी यूनिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यही चीज़ हमने ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक होकर आप कमेंट जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बेहिचक आप वहाँ पर लिखिए, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं, हमसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ से संबंधित। अगर आपका मतलब इस समय, क्योंकि ये ऐसा क्रूशियल टाइम है, आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पर, अगर आप उसमें किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो वो भी हम यहाँ पर सजेशन आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 के साथ इस वीडियो के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।